ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। अजीज़ों, जिनकी सोच और ख़यालात पॉजिटिव होते हैं उनकी राहें हमेशा रोशन रहती हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें और मैं हूं आपकी होस्ट फराह नईम। अजीज़ों, हमारे साथ आज दो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबाजात से है। हमारी जो पहली मेहमान है मिस अरीज, जिनका ताल्लुक़ एजुकेशन के प्रोफेशन से है। आज हम उनसे एजुकेशन के हवाला से बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे जो दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका नाम बरनाबास है और बाय प्रोफेशन वो इलेक्ट्रिशियन है। सो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। मिस अरीज, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू। और मैं PMI चैनल की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया कि मैं एजुकेशन पर बात कर सकूँ। मिस अरीज, हाउ डू यू फील इन प्रोफेशन ऑफ एजुकेशन? चूँकि ये नबियों और रसूलों का पेशा है तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ और मतलब मैं बहुत शौक़ से जो इस प्रोफेशन को मैंने चूज़ किया है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील करती हूँ एज एजुकेटर। मिस अरीज, कब से इस प्रोफेशन के साथ आप मुंसलिक हैं? मुझे 3.5 years हो गए हैं कि मैं इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हूँ और 3.5 साल से जो है मैं टीचिंग कर रही हूँ। तो किस लेवल के स्टूडेंट्स को आप स्टडी करवा रही हैं? मैं 6, 7 और 8 क्लास के जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी करवाती हूँ। मिस अरीज, एजुकेशन के शोबा में आने के लिए कोई स्पेसिफिक स्टडीज़ होती हैं जो टीचर्स करते हैं, तो आपने कोई ऐसी स्टडी की है, कोई ऐसी तालीम हासिल की, कोई ऐसा कोर्स आपने किया हो? नहीं, मैंने FSC प्री मेडिकल किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिकल में जाऊँ, लेकिन मेरी डिज़ायर ये थी कि मैं एज एजुकेटर जो है वो अपनी खिदमात को सरअंजाम दूँ, क्योंकि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बचपन ही से एज एजुकेटर एक बीज रखा हुआ था। और मैं अपने बचपन में जो है वो दीवारों को पढ़ाया करती थी और मुझे याद है कि गेट को मैंने ब्लैक बोर्ड बनाया होता था, क्योंकि मैं अपनी टीचर्स को देखती थी कि वो किस अंदाज में पढ़ाते हैं बच्चों को। मेरी एक फेवरेट टीचर हुआ करती थी, वो मेरी कंप्यूटर की टीचर थी। तो मैं उनका अंदाज बहुत पिक करने की कोशिश करती थी और मैं उनके अंदाज में इवन बात करने की कोशिश करती थी। तो वो चीज़ जो है वो बचपन ही से मेरे अंदर थी। ये पैशन था कि आप... टीचिंग इज़ नॉट जस्ट माई प्रोफेशन, इज़ ऑल्सो माई पैशन। और मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ एज ए टीचर। तो इस शोबा को चुनने का मकसद मेरा यही था कि जो है मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। मैंने FSC प्री मेडिकल की, लेकिन मैं चूँकि एजुकेशन के मतलब शोबा के साथ कंफर्टेबल थी इसलिए मैंने वो चूज़ किया। हम आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट मेहमान की तरफ। बरनाबास, आपको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि PMI टेलीविज़न ने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं अपने जो तजर्बात हैं एज ए इलेक्ट्रिशियन के हवाले से लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बरनाबास, बिजली का जो प्रोफेशन है ये कोई मामूली प्रोफेशन नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और हमेशा जो इलेक्ट्रिशियन है वो ख़तरे के साथ खेलता है। तो आपने इस प्रोफेशन को क्यों ज्वाइन किया? एक्चुअली बात ये थी कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो दर्जी हैं और घर वालों ने मुझे दर्जी की वही काम सीखने के लिए मुझे भी फोर्स किया कि आप भी वही काम सीखो, लेकिन मेरा दिल करता था कि मैं घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ, मैं बैठ नहीं सकता था। तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं इलेक्ट्रिकल का ऐसा काम है जो मैं फिर भी सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ। तो जिसकी वजह से मैंने ये जो प्रोफेशन है ये चुना और इसमें मुझे खुदा ने बहुत ज़्यादा अक्ल और दनाई भी बख्शी और खुदावंद का ये शुक्र है कि मैंने इस काम को 1998 में सीखा और बाकायदा एक दुकान से प्रैक्टिकल सीखा। उसके बाद मैंने अपनी दुकान भी बनाई यहाँ पे और सिंगल फेस और 3 फेस का काम किया। फिर मुझे जब मैं स्टडी करता था तो तब मुझे एक ख्वाब आया कि मैंने ऐसे फ्रूट देखे कि जो मुझे पाकिस्तान में मैंने नहीं देखे थे। हम पेशावर, मेरे डैडी जॉब करते थे,
तो मैं उधर भी जाता था, लेकिन वो वैसे फ्रूट मुझे नहीं मिले, देखे भी नहीं। तो जब 2007 में एक दोस्त थे जिन्होंने बोला कि आप बाहर क्यों नहीं चले जाते। मैंने कहा अगर खुदावंद की मर्ज़ी हुई तो ज़रूर है। तो उन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई कर दिया। हम एक ग्रुप थे, तो उन्होंने सब ने वीज़ा इकट्ठा अप्लाई किया और हमने साउथ अफ्रीका वीज़ा अप्लाई किया। और साउथ अफ्रीका का वीज़ा उन सब का लग गया, मेरे अकेले का रिजेक्ट हो गया। अच्छा। तो वो बोलने लगे फ़िक्र की बात नहीं है, हम दोबारा करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने किया, फिर रिजेक्ट हो गया। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, अगर रिजेक्ट होता है तो आप रहने दें। कहते नहीं, आप ऐसा करें, आप मलेशिया चले जाएं। तो उस वक्त मुझे कोई इल्म नहीं था कि क्या करना हो क्या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मिडिल क्लास में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आप बाहर कैसे जाएं, वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरी हेल्प की। मलेशिया का वीज़ा आ गया। मलेशिया का वीज़ा आया तो मैं फिर चला गया, बाहर चला गया। उधर मुझे कोई जानने वाला नहीं था। वहाँ पे जब खुदा आपके साथ है तो वो रास्ते खुदा खुद तैयार करता है। बिल्कुल। तो मेरे एक दोस्त थे, दोस्त के दोस्त थे उधर, उन्होंने शादी की हुई है। जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो उन्हें हमें शाम के खाने पे बुलाया घर पर। उसकी मिसेज जो है, उन्होंने इकट्ठा बुलाया। तो हम घर खाना खाने बैठे तो उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, ये वो। मैंने सब कुछ उनको बताया, जैसे एज ए इलेक्ट्रिशियन हूँ मैं। तो कहने लगे अपने वो मियाँ को कहने लगे आप इनकी ना कहीं जॉब का अरेंज कर दें। तो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने मेरी जॉब का अरेंज किया। जी जी। तो वो जॉब मुझे ऐसे मिली कि वो कहने लगे कि आप जब खुदा काम करता है, साथ चलता है, हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो खुदा रास्तों को कैसे सीधा करता है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे एक मिशनरी हैं, एज ए वो पास्टर हैं मलेशिया में। एक जगह है क्लंग जिसका नाम है, वहाँ पे सेंट बरनाबास के नाम पे चर्च था। चर्च है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम वहाँ चलेंगे, वो मेरे जानने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। वो चाइनीज़ थे और मिशनरी हैं वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वो जो दिहाड़ी का काम, जैसे मिस्त्रियों के पीछे मजदूरी का काम कर सकते हैं। मैंने कहा मैंने तो इधर कभी किया ही नहीं, पाकिस्तान में तो मैंने कभी किया नहीं था, तो मुझे तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, अब जो खुदा करे, खुदा दुआ करते हैं और चल पड़ते हैं, आगे देखते हैं कि खुदा रास्ता निकालेगा। वो डेवलपर थे और उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करें कि हमारे ये घर हैं, इनको सेल करना है और आपने जितने भी लोग इधर देखने आते हैं उनको घर दिखाना है और उनकी जितनी इन्फॉर्मेशन है, ये फॉर्म है, ये फिलअप करना है और मैं शाम को आया करूँगा, ले जाऊँगा। यकीनन जब हमारे प्लान जो है वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक होंगे तो हमारी राहें जो हैं वो बिल्कुल रोशन हो जाएंगी। आइए हम बात करते हैं मिस अरीज से। मिस अरीज, आजकल जैसे मीडिया का दौर है, बच्चे ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे फोकस कर रहे हैं, मोबाइल, कंप्यूटर्स। सो इसकी क्या वजूहात है, किस तरह से इस पे ओवरकम किया जा सकता है? मैं समझती हूँ कि ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनको छोटी एज में ही मोबाइल्स दे दिए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये करना चाहूँगी कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी जान छूट जाए और बच्चा जो है वो फ़ोन में इंटरेस्ट ले, लेकिन यह है कि हम जो है वो अपने बाकी कामों को सरअंजाम दें। और वो नोटिस ही नहीं करते कि बच्चे फ़ोन्स पे क्या कर रहे हैं, देखते नहीं हैं उनको, और बच्चे जो है वो फ़ोन में ही इंटरेस्ट लेते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चों का उनकी आदत बन जाती है। और फ़ोन जो है वो सच में एक एडिक्शन है। एग्जैक्टली, बिकॉज इंसान के ब्रेन में एक डोपामाइन रिलीज होता है जिसकी वजह से इंसान जो है वो किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो जाता है। जैसे स्मोकिंग है, अगर आप 3 सिगरेट्स को एक टाइम में पीते हो और 30 मिनट्स स्क्रीन देखते हो, ये दोनों जो है वो सेम है ये। और फिर आप इसका शिकार हो जाते हैं। जी, और बच्चे फिर इसका शिकार हो जाते हैं और फिर साइकोलॉजिकली जो है वो स्ट्रेस आउट रहने लगते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि फिर जब आप उनको रोकते हो कि फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करो, चूँकि वो एडिक्ट हो चुके होते हैं, तो फिर उनके लिए इसको ओवरकम करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों पर खुद ज़्यादा फोकस करें और इस चीज़ पर बच्चों को डिपेंड ना करें कि वो फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करें।
और पेरेंट्स की जान छूटी रहे। और अभी सरीज मैं समझती हूँ कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जो है वो लाइक करते हैं कंप्यूटर्स पे पढ़ना या मोबाइल के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे ज़्यादा नहीं इसको एंजॉय करते। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, जो मतलब टेक्निकली जब चीज़ों को देखा जाता है तो ज़्यादा इंजॉयबल स्टडी होती है। मतलब हमें बच्चों को बुकिश भी नहीं बनाना चाहिए ना वो प्रैक्टिकल करेंगे। जी, प्रैक्टिकली जो जितना वो चीज़ों को करेंगे उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये है कि मतलब मेरा इस बात को करने का मकसद ये है कि अगर आप बच्चों को स्टडी के लिए भी, स्टडी के हवाले से भी अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो आप एटलीस्ट उनको चेक करें कि क्या वो स्टडी ही कर रहे हैं। पेरेंट्स का पूरा फोकस होना चाहिए जी, उस पे। पेरेंट्स का पूरा फोकस होना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे मोबाइल पे देख क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो वाकई ही स्टडी के पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हैं। और चेक एंड बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। तो इस तरीका से अगर हम मतलब इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखेंगे तो इसको ओवरकम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच मिस सरीज। बस आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। और सर, आप जैसे बता रहे थे कि आपको इसके बाद कंपनी में जॉब मिली और वहाँ पे आपने स्टार्ट किया, तो कितना अरसा आपने वहाँ पे काम किया? मैंने तकरीबन कंपनी में जिसमें मुझे जॉब मिली, मैंने तकरीबन 12 साल उधर काम किया। जी जी। और एज ए 3 माह के बाद मुझे उन्होंने सुपरवाइज़र बनाया। प्रेज़ गॉड। उसके बाद 12 साल उधर काम किया और खुदावंद का शुक्र है कि मैंने बहुत अच्छे से, और खुदावंद ने हर मौका पर मेरी मदद की सरफराज किया और मदद और की। सरफराज किया। बाकी जो था मेरा, अब मैं वापस इधर पाकिस्तान में हूँ। जी जी। फिर वापस मैंने थोड़ी मुद्दत के बाद फिर वापस चले जाना है। तो मुझे ये कि जब तक खुदा आपकी मकसद जो है वो खुदा पूरे ना करे तो आपकी मेहनत जो है वो सारी रायगा जाती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमें सबसे ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा है सिर्फ खुदा को खुदा को देना चाहिए, कि जिसकी बिल्कुल। वजह से जो वो हमारे मुश्किल कामों को भी आसान कर देता है। तभी हमारी राहें जो है वो रोशन होती हैं। बेशक। सर, मुझे बताइएगा शॉर्ट सर्किट के हवाले से, बाजुकात शॉर्ट सर्किट की वजह से घरों में, फैक्ट्रीज में आग लग जाती है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? मेन वजह ये है कि जब हम वायरिंग करवाते हैं, जी जी किसी प्रोफेशनल से रब्ता नहीं करते। जी। जो बेसिक वजह है हमारी, कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे थोड़े सी हमारी बचत हो जाए। बचत हो जाए, तो जिसकी वजह से हम जो वो नुकसानात हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखते। बिल्कुल। तो अपनी बचत के लिए हम ऐसे अपना फायदा सोच लेते अपने हैं फ़ायदे के और लिए, फिर बाद में हमें नुकसान उठाना पड़ता जी, है। उससे होता है कि वायर की जो आगे लोड चल रहा है उसके बारे में वो आदमी नहीं जानता जो वायरिंग कर रहा है, जी। जिसकी वजह से वो ओवरलोड होता है। और वो चीज़ें जो मुनासिब एक तरीक़ेकार होता है वायरिंग करने का, और जो ब्रेकर्स वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं, जो कैपेसिटी इस्तेमाल करनी होती है वायरिंग की, वो उसको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं और हम अपने प्यारों को भी बाज़ खो देते हैं बिल्कुल इसी वजह से, ये थोड़ी सी बचत की वजह से। तो ये इन चीज़ों का हमें जब भी घर बनाएं या फैक्ट्री बनाएं या किसी भी प्रोफेशनल से। बिल्डिंग में या कहाँ भी, किसी भी जगह पे आपको घर में छोटा सा भी काम करवाना है तो आपको ज़रूरी चाहिए कि किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं जो बाकायदा एक जिसने तरीके से सीखा हो और जिसको काम करने का भी पता हो। बरनबास, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ और मैं नाज़रीन को यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया जिसका शुमार जो है वो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में है, वहाँ पे कहा जाता है कि अगर उनके घरों में लाइट का कोई प्रॉब्लम बन जाता है, कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, तो वो आम किसी इलेक्ट्रिशियन को अपने घर में नहीं बुलाते रिपेयरिंग के लिए, बल्कि वो जो गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको बुला के वहाँ पे अपने घर की रिपेयरिंग करवाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बजाय कि हम बचत करके अपना नुकसान उठाएं, ये ज़रूरी है कि हम किसी एक्सपर्ट को बुला के उनसे जो है वो खिदमत हासिल करें। मिस रीच, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, बच्चों को मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और जब उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट से उनका इंटरेस्ट भी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी कि किस तरह से उनका जो है इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है इस सब्जेक्ट पे? मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम जो है वो सब्जेक्ट टीचर जो किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज रखता है उनका चुनाव करें, उस पर्सन का जो है चुनाव करें। हम जो है वो मतलब कोई भी बेसिक स्टडी करवाने वाले पर्सन को मतलब बच्चे को भेज देते हैं और वो हर तरह के सब्जेक्ट्स को, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज़ हर सब्जेक्ट्स में नहीं होती। जैसे अब मुझे ही ले लें,
कि मैं जो है वो साइंस सब्जेक्ट्स में, मतलब मेरी एक्सपर्टीज़ हैं बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और साइंस जो है वो मैं ज़्यादा जो है कंफर्टेबली जो है वो पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, इंसान का नॉलेज उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जिस भी सब्जेक्ट में आपने मतलब स्पेशलाइज किया हो या इस तरीके से, तो आपकी एक्सपर्टीज़ उस सब्जेक्ट में ज़्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैथ का मतलब स्पेसिफिक टीचर है वो जिस अंदाज में किसी बच्चे को मैथ्स करवा सकता है वो कोई दूसरा सब्जेक्ट पर्सन नहीं करवा सकता। बिल्कुल। तो आपको जो है वो राइट पर्सन को चूज़ करना चाहिए ताकि आपके बच्चों को जो है वो इसमें प्रॉब्लम ना हो मैथ्स को समझने में, क्योंकि उनके पास अपने डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि हाउ टू टैकल द स्टूडेंट्स। तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो आपके बच्चों को जो है वो गाइड कर सकते हैं। मिस रीच, पेरेंट्स के बिहाफ पे आपसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी कि बच्चे की पर्सनालिटी को किस तरह से आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आईएस के अंदर ये टैलेंट है, और उस पर हम किस तरह से रिवील कर सकते हैं? मैं समझती हूँ कि जिस टाइम में बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ों को कर रहा होता है ना, आपको उसको डायग्नोज करना चाहिए कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट किस में ले रहा है। अब मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आर्ट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इवन मेरी सिस्टर वो उसका आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। स्केचेस बहुत खूबसूरत बनाती है। अभी मैं पेरेंट्स से मुखातिब होना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इसकी बजाय कि हम अपना इंटरेस्ट जो है वो अपने बच्चों के ऊपर थोपे और उनका जो इंटरेस्ट है वो भी डिट्रैक हो जाए। इससे बेहतर ये है कि हम उनका इंटरेस्ट ऑब्जर्व करें और हम देखें कि वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसी में जी उनको उसी सब्जेक्ट में जो है उनकी स्टडीज़ जो फर्दर स्टडीज़ हैं वो करवाएं। थैंक यू सो मच मिस रीच, बहुत खूबसूरत बातें आपने की हैं और यकीनन ये हमारे नाज़रीन के लिए जो है वो बाइस बरकत ठहरेंगी। बट नवाज़, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नाज़रीन को? मैं एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो मैसेज देना चाहूँगा, आप हमेशा ब्रेकर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो जब आप कपड़े आयरन करते हैं उस वक्त वो इस्त्री का अमूमन घरों में इशू होता है कि वो शॉर्ट हो जाती है या पंप का, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शॉर्ट सर्किट जो ब्रेकर्स हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि आपके लिए आपकी सेफ्टी हो सके और आप किसी जानी या माली नुकसान से बच सकें। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम पढ़ नहीं सकते किसी भी एहतियाती तदाबीर को, तो वो हमें पता नहीं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच बरनाबास, आप और मैम अरीज, आपका भी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और बहुत सारी जो बातें लोगों को आज सीखने को मिली हैं आपके वसीला से। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुदावंद में खुश रहें, खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहें प्रोग्राम रोशन राहें। गॉड ब्लेस यू।